वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे पर्यावरण संरक्षण या प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जनरल साइंस से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। साथ में अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेकेंड ग्रेड की हो, रीट की हो, अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें साइंस आती है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन अपक्षय या ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में इसमें पुराने आई हुई जो पीवाईक्यूज हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव है, उसकी उत्पत्ति हमारे ग्रीन हाउस पौधघर से होती है। जैसे बड़े बड़े शीतलन जो क्षेत्र होते हैं उनमें बड़े बड़े ग्रीन हाउस पौधघर बनाए जाते हैं। उनमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं उनको के पास जो है सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पहुंच सकता है, तो उनको एक कांच के घर में बंद कर दिया जाता है। फिर उनके बाद जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर उन तक पहुंच जाता है, तो उनको ग्रीन हाउस इफेक्ट घर कहते हैं। इसी तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव की उत्पत्ति हुई है, जिसमें क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाते हैं। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो आज पृथ्वी की सतह का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की बजाय कितना होता? केवल ठंडी होती, -18 डिग्री से भी नीचे होता। यानी -18 डिग्री तक, यानी शून्य से भी नीचे होता है। यानी पूरी पृथ्वी एकदम से नीचे ठंडी होती। केवल जो गर्म होती है पृथ्वी, वो किसके कारण से होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होती है। इसमें कुछ गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसें के रूप में काम में करती हैं। ये जो गैसें होती हैं वो पृथ्वी से दीर्घ तरंग या विकिरण को अवशोषित करती है और इन्हें पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। और ये चक्र तब तक चलता रह जाएगा कि पृथ्वी पर उत्सर्जित होने वाले जो दीर्घ तरंग विकिरण है वो शेष नहीं रह जाता। यानी पूरी जो तरंगे हैं वो परिवर्तित नहीं हो जाती, तब तक ये चक्र चलता रहता है। जैसे इसमें एनसीईआरटी में बताया हुआ है कैसे है। जैसे हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के ऊपर जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो इस तरह से कांच के घर की तरह बनाती हैं। और इसमें जो गैसें हैं इनके द्वारा जो सूर्य की प्रकाश आता है हमारे पास, उन अवरक्त किरणों को ये अवशोषित करती हैं और इस तरह से एक ग्रीन हाउस इफेक्ट का निर्माण होता है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? जिनमें हम देखें तो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें हैं, उनको ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है, क्योंकि इनके कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ते हैं। यानी एक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें हैं, वो ग्रीन हाउस गैसें कहा जाता है क्योंकि इनके कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ते हैं। हरित गृह गैस कुल वायुमंडल का कितना होती है? यानी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत है? 1% भाग बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है। इनका परसेंटेज देखें तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो 60 से 64% या 60 से 64% तक का पार्ट बनाती है। दूसरी आती है मैथेन, जो 20% भाग में पाई जाती है। तीसरी है CFGs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस, जो कि 14% भाग बनाती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो 6% भाग बनाती है। फिर इसके बाद जलवाष्प आता है, ट्रोपोस्फोरिक ओजोन आती है, HFC गैस आती है, PHP और SFC सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस आती है। लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो पाई जाती है वो इन गैसों को आपको ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड 60 से 64%, मैथेन 20%, CFG 14%, N2O 6% है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ग्रीन हाउस गैस का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें होता है। कुल गैस कितनी होती है? ग्रीन हाउस गैस 1% भाग बनाती है। तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट किस गैस से बनता है? CO2 से बनता है, क्योंकि ये कितना प्रभाव होती है? 60 से 64% या 60 से 64% भाग बनाती है। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाने से हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है। ध्यान रखना कि जब वायुमंडल में CO2 एक लिमिट तक होती है तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ही पृथ्वी को बहुत अधिक गर्म कर देती है और उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। तो वायुमंडल में बढ़ी हुई CO2 मीथेन व जलवाष्प कांच के आवरण के समान कार्य करती है और CO2 ऊष्मा का अवशोषण करके वायुमंडल के ताप को बढ़ा देती है, जिसे ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और इसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी पृथ्वी जितनी अधिक गर्म होगी उतनी अधिक है जो हमारे ग्लेशियर्स है, हमारी बर्फ है, पिघलेगी और इससे हमारे समुद्रों का स्तर बढ़ता चला जाएगा और हमारे पृथ्वी के खतरे हो जाएंगे या पृथ्वी के नष्ट होने के खतरे हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये देख लिया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो किस तरह से प्रभावित करती है। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सी गैस का होता है? CO2 का होता है। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कई बार पूछ सकते हैं, तो आपको वो भी ध्यान रखना है।
ग्लोबल वार्मिंग, अब हमने देखा कि जो CO2 है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, पृथ्वी गर्म होती है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण पृथ्वी की सतह का ताप काफ़ी बढ़ जाता है और यही विश्वव्यापी उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसके कारण जो पृथ्वी के तापमान में 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि हुई है, जो कि हानिकारक है। और माना जाता है कि 21वीं शताब्दी तक विश्व का तापमान 1.4 से 5.8 या 1.4 से 5.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है, जिससे पृथ्वी पर इसके बहुत हानिकारक प्रभाव देख सकते हैं, क्योंकि तापमान में वृद्धि हो जाएगी। इसकी वृद्धि से पर्यावरण में हानिकारक परिवर्तन होंगे, विचित्र जलवायु परिवर्तन होंगे। इसके अलावा जो ध्रुव है उन पे टोपियों जैसे हिमालय की हिम चोटी है उनका पिघलना बढ़ जाएगा और हमारे जो समुद्र तल है उसका स्तर बढ़ जाएगा और कई समुद्र तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। तो वो ये है कि पृथ्वी है धीरे धीरे पूरी पानी में परिवर्तित हो जाएगी और स्थल भाग है उसका खत्म होता चला जाएगा। तो ये पृथ्वी के लिए बहुत अधिक खतरा है। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा कि अभी सर्दी कम हो गई है, गर्मी बहुत अधिक बढ़ गई है, तो जलवायु परिवर्तन भी सबसे ज्यादा इसमें देखे जाते हैं। इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हम? जीवाश्मी ईंधन है उसको उपयोग को कम करें, ऊर्जा दक्षता में सुधार करें, वनोन्मूलन को कम करना या वृक्षारोपण को बढ़ाना, और मनुष्य की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है जो अधिक से अधिक प्रदूषण को फैलाने का काम करती है उसको भी नियंत्रित करके हम ग्लोबल टॉपिक शुरू करते हैं, ओजोन डिप्लीशन या ओजोन अपक्षय। तो ओजोन अपक्षय क्या होता है? यानी जो हमारे वायुमंडल में ओजोन की लेयर बनी हुई है, ओजोन की जो परत है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, पतली होती जा रही है, जिसके कारण जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है या परावैंगनिक किरणें हैं वो हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही है, हमारी पृथ्वी पूरी गर्म हो रही है और है जीव जंतु हैं उनको ये बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो हमारे जो ओजोन है, वायुमंडल में जो ओजोन है वो दो तरह की ओजोन पाई जाती है। एक ओजोन होती है खराब ओजोन है जो लगभग 10% होती है और हमारे वायुमंडल के सबसे निचले स्तर क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में ये बनती है। ठीक है, और जो पौधों और प्राणियों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अच्छी ओजोन है वो 90% हमारी अच्छी ओजोन है वो कौन से मंडल में बनती है? जो समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है, वो सॉरी, जो क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर में बनती है, जिसकी सांद्रता लगभग 300 डॉप्सन यूनिट होती है, चाहे विषुवतीय रेखा पर 20 से 40 किलोमीटर और ध्रुवों पर करीब 8 किलोमीटर होती है। तो ये एक मोटी परत है जो हमें परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है। तो इसका मुख्य कार्य है सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनिक किरणें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं उनको अवशोषित करने वाले कवच का काम करती है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो सजीवों की डीएनए और प्रोटीन को खासकर प्रभावित करती हैं, जिसके कारण इनकी उच्च ऊर्जा इन अणुओं के रासायनिक जो बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स हैं, उनको तोड़ देती हैं और इसका परावैंगनिक किरणें सजीवों के लिए हानिकारक होती हैं। तो इस वायुमंडल के निचले भाग से लेकर चाहे टॉप के भाग तक हो, ओजोन की मोटाई है वो किस नाम से जानी जाती है? डॉप्सन यूनिट में नापी जाती है। किससे नापी जाती है? इंपॉर्टेंट है, ओजोन की मोटाई डॉप्सन यूनिट या DU में नापी जाती है। ओजोन परत परावैंगनी और कॉस्मिक किरणों का अवशोषण करके हमारे वातावरण में आने से रोकती है, तो ये हमारी इस तरह से रक्षा करती है। अब है कि ओजोन है, प्रोसेस ऑफ जो ओजोन क्या होती है, यानी ओजोन कैसे बनती है? तो जो हमारी आणविक ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन होती है, जब वो परावैंगनिक किरणों के साथ क्रिया करती है तो ओजोन गैस का निर्माण होता है। यानी जो ऑक्सीजन जब परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है तो ओजोन गैस की एक परत बनाती है, O3 का निर्माण। ओजोन गैस में 3 ऑक्सीजन के अणु यानी O3 होता है। ठीक है, वैसे हमारे ऑक्सीजन में कितनी होती है? आणविक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को खाली एक अणु बोलते हैं ऑक्सीजन के। जब ऑक्सीजन के 2 अणु मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है? O2 बन जाती है। और जब ये अल्ट्रावायलेट रेज उनको अवशोषित कर लेती है तो ओजोन की परत ओजोन के अणु बना लेती है, यानी ऑक्सीजन के 3 अणु से मिलकर ओजोन गैस बनी होती है। तो ये कैसे क्रिया करती है कि जब आणविक ऑक्सीजन परावैंगनिक किरणों से क्रिया करती है तो ओजोन गैस लगातार बनती रहती है। समताप मंडल में इसका आणविक ऑक्सीजन उनका डिग्रेडेशन भी होता है और समताप मंडल में ओजोन के उत्पादन और अपक्षय में निम्नीकरण में संतुलन रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि निरंतर ओजोन गैस बनती रहती है, ओजोन गैस फिर अपक्षयित होकर आणविक ऑक्सीजन में भी परिवर्तित होती है और आणविक ऑक्सीजन में ओजोन गैस का निर्माण करती है। तो इस तरह से समताप मंडल में इनका बैलेंस बना रहता है। ओजोन जो हमारी नष्ट हो रही है, तो क्यों नष्ट हो रही है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट कारक हैं मानव जनित कारक हैं और इनमें ओजोन को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे इंपॉर्टेंट और पहला कारक आता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहला तो इसका नाम याद रखना, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
इसके अलावा इसके अन्य यौगिक भी हैं, जैसे CVC क्लोरोब्रोमोकार्बन और एक VFC होता है ब्रोमोफ्लोरोकार्बन। ये तीनों पदार्थ हैं सबसे ज़्यादा जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती हैं। इन पदार्थों को क्या कहती हैं, ये भी पूछ सकता है। इनको क्या कहते हैं, फ्रियोन कहती हैं। ये उड़नशील कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, इन पदार्थों का जो यूज़ है ज़्यादातर किसमें, जैसे शीतलन उद्योग है, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बनाने में, या कोल्ड स्टोरेज में, फोम के निर्माण में, जितनी भी हमारी जो फोम बेस्ड चीज़ें तैयार होती हैं उनमें, एरोसोल्स में, यानी जिसे एयर प्यूरीफायर वगैरह हम यूज करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसके अलावा एयर कंडीशनर्स में भी, रेफ्रिजरेटर में भी इनका यूज होता है, और कारखानों की सफाई में भी इनका यूज किया जाता है। और इनमें मुख्य रूप से क्या निकलते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन के मुक्त मूलक होते हैं, क्योंकि जब ये घटित होती है यानी अपघटित होते हैं तो इनमें क्लोरीन और ब्रोमीन निकलती है। और ध्यान रखना, प्रत्येक क्लोरीन का जो मूलक है करीब 2 वर्ष तक सक्रिय रहता है। जब एक क्लोरीन मूलक निकलता है तो कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक वो एक्टिव रहता है। और ओजोन के 1 लाख अणुओं की श्रृंखला के द्वारा नष्ट करता है, यानी ओजोन के 1 लाख अणुओं को एक क्लोरीन अणु है वो नष्ट कर सकता है। कितने, 1 लाख अणु ओजोन के नष्ट होते हैं जब एक क्लोरीन अणु निकलता है। तो इस तरह से हमारी जो ओजोन गैस है वो बहुत ज़्यादा नष्ट हो रही है और इस तरह से पतली होती जाती है। तो कैसे क्रिया करता है, जैसे फ्लोरोकार्बन, ठीक है, जिसका सूत्र क्या होता है, CFCl3 होता है। जब विकिरण के संपर्क में आता है, रेज के संपर्क में आता है, तो ये टूट जाता है और एक CFCl2 का अणु बनाता है, दूसरा इसमें क्लोरीन मुक्त हो जाती है। और जब यही क्लोरीन समताप मंडल में ओजोन गैस के साथ संपर्क में आती है तो क्लोरीन ऑक्साइड का निर्माण करती है और जो ऑक्सीजन का अणु बन जाता है, यानी ऑक्सीजन के रूप में टूट जाती है। तो ये क्लोरीन ऑक्साइड है, फिर जब वापस से ओजोन से क्रिया करती है तो इसमें क्लोरीन को तो मुक्त कर देती है और साथ में जो ऑक्सीजन के अणु को बना देती है, यानी कैसे भी करके जो क्लोरीन अणु है वो ओजोन गैस को तोड़ देती है। तो आप इस समीकरण को भी याद रखना, रिएक्शंस पूछ सकते हैं आपसे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि ओजोन के डिप्लेशन में सबसे ज़्यादा जो कौन सा पदार्थ है वो काम में आता है। तो ओजोन के प्रभावित करने वाला कारक है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, और इसकी जो रिएक्शंस होती है जिसके कारण लगभग 1 लाख अणु ओजोन के नष्ट कर देता है एक क्लोरीन अणु। दूसरा है क्लोरीन को, ओजोन को प्रभावित करने वाला कारक नाइट्रिक ऑक्साइड N2 या नाइट्रस ऑक्साइड, और दूसरे हैं एल्कोहल अणु या OH अणु बोल सकते हैं। ये ओजोन की क्षति के लिए मानव जनित सबसे बड़ा कारक है, जो किससे उत्पन्न होता है, वायु प्रदूषण के कारण ये उत्पन्न होते हैं। इनका निर्माण रासायनिक खादों के उपयोग से तथा इनके कारखानों में से उनका निर्माण होता है। तीसरा है जेट वायुयान, जेट एयरप्लेन्स होते हैं, क्योंकि जो वायुयान होते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर हमताप मंडल में ही की ओजोन परत में ही उड़ान भरते हैं, क्योंकि इस परत में जलवायु परिवर्तन न्यूनतम होते हैं। ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जेट वायुयान हमेशा समताप मंडल में ही उड़ान क्यों भरते हैं, क्योंकि इनमें समताप मंडल में जो जलवायु परिवर्तन है सबसे कम देखे जाते हैं, इसके लिए इस परत में ही ये उड़ान भरते हैं। और इसके कारण ये जब वायुयान स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत के पास जाते हैं तो इन वायुयानों से निकलने वाली जो वायु है या जो धुआं है वो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। तो ये भी कारण है ओजोन परत को प्रभावित करने का कारण। इसके अलावा है सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड SO2 SO3 हो सकते हैं और एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सब है कहाँ से निकलते हैं, रासायनिक कारखानों से निकलते हैं, ज्वालामुखियों से निकलते हैं, और ये जब निरंतर निकलते रहते हैं, दूसरा वायु प्रदूषण के कारण भी ये निकलते हैं, जैसे वाहनों से भी निकलते हैं, तो ये ओजोन परत को प्रभावित करते हैं और निरंतर उसको नष्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कारक हैं जो आपसे पूछे सकते हैं, जो ओजोन की परत को प्रभावित करते हैं, ओजोन लेयर को प्रभावित करते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन पर कार्य करने के लिए इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं। कुजैन, मॉलिना और रोलैंड 3 वैज्ञानिक थे, इनको रासायनिक शास्त्र का 1995 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी बनता है कि यदि वायुमंडलीय ओजोन को समुद्री सतह पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा सामान्य वायुमंडलीय दाब पर संपीड़ित किया जाए तो वो 3 मीटर मोटाई की परत बनाती है। यानी एक वायुमंडलीय जो ओजोन है वो अगर इसको एक सामान्य प्रेशर पर, जो ATM होता है हमारा, जो प्रेशर होता है उस पर संपीड़ित किया जाए, कंप्रेस किया जाए, तो वो एक 3 mm मोटाई की परत निरंतर बनाती रहती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो ओजोन को प्रभावित करते हैं। अब ये है कि जो ओजोन परत अगर निरंतर प्रभावित हो रही है, पतली हो रही है, तो जो इससे जो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर पर आती हैं, हमारे पृथ्वी पर पड़ रही हैं, उससे मानव को क्या नुकसान है। तो UV रेज, इसमें UV में भी एक होती है अल्ट्रावायलेट V रेज,
होती है, ये रेस सबसे ज़्यादा हमारे मानव को प्रभावित करती हैं, हमारे मानव शरीर को प्रभावित करती हैं, जो डीएनए को क्षतिग्रस्त कर देती हैं। इनके कारण हमारे शरीर में उत्परिवर्तन, म्यूटेशंस हो सकते हैं, त्वचा में बुढ़ापे के लक्षण आ सकते हैं, यानी हमारे जो चेहरे पर जल्दी आजकल झुर्रियाँ आ जाती हैं। जैसे जितना ज़्यादा आप सूर्य के संपर्क में रहते हो, उस इंसान के वजह से ही जल्दी स्किन खराब होती है, उसकी झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो ये क्या है, त्वचा में लक्षण दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो स्किन है उसकी सेल्स को नष्ट कर देती है, इससे त्वचा कैंसर भी हो सकता है। और आंखों में भी कॉर्निया का स्रोत होता है, या मोतियाबिंद बोल सकते हैं, हिम अंधता, स्लो लमाइन नैश जैसी बीमारी इसमें हो सकती है। तो ये है अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हमारे मानव शरीर की कोशिकाओं को प्रभावित करती हैं या हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। तो इसके लिए ओजोन परत पर जो निरंतर पतली हो रही है, अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हमारी पृथ्वी पर बढ़ रही है, उसके लिए एक विश्व स्तर पर एक प्रोटोकॉल किया गया था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसमें इसी बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन अपक्षय के हानिकारक प्रभाव को देखते हुए कब हुआ था ये, 16 सितंबर 1987 के दिन वियना में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। कहाँ पे किया गया था ये, मॉन्ट्रियल वियना में, कनाडा में जगह है, वहाँ पे ये किया गया था। कब, कौन सी डेट को, 16 सितंबर 1987 या 16 सितंबर 1987 को किया गया था। इसमें 48 देशों ने भाग लिया था और यह संधि 1989 से प्रभावी हो गई थी। इसमें क्या प्रयास किए गए थे कि ओजोन की जो अपक्षयकारी पदार्थ है उनके उत्सर्जन पर नियंत्रण किया जाए। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को आजकल यूज करना ही बंद कर दिया गया है। जो CFC और अन्य ओजोन अपक्षयकारी जो रसायन है उनके उत्सर्जन को कम किया जा सके। और इसके अलावा इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जलवायु परिवर्तन के कारण के जो कारण है उन पर भी इसको जलवायु परिवर्तन जो होते हैं उनके कारणों पर भी ये प्रयास किए गए थे। तो ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कौन कौन से प्रयास किए गए थे। मार्च 1989 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट, जिसको ब्राजील में आयोजित किया गया था, जिसमें कितने 123 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, ये भी एक ध्यान रख लेना आपको कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, ब्राजील में 1989 में हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में भी मनाने का, क्योंकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर को हुआ था, जिसमें ओजोन के अपक्षय को नियंत्रण करने पर कार्य किया गया था, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो ध्यान रखना, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। अभी जो चर्चित डे है उनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे 2 फरवरी है विश्व दलदल दिवस भी बोल सकते हैं, या आर्द्र भूमि या वर्ल्ड वेटलैंड डे भी बोल सकते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे रामसर स्थल वगैरह की ये वेटलैंड भूमि है, उन पे बहुत अधिक काम किया जा रहा है, ध्यान रखना। 21 मार्च है, उसको विश्व वानिकी दिवस या वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस या वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व अर्थ डे या वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस या वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। 28 सितंबर को हरित उपभोक्ता दिवस या ग्रीन कंज्यूमर डे मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को जंतु कल्याण दिवस एनिमल वेलफेयर डे मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस या इंटरनेशनल माउंट डे मनाया जाता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो अरावली के ऊपर काम हो रहा है, अरावली को जो नष्ट करना यानी उसको तोड़ने की बात चल रही है, तो इसलिए इससे रिलेटेड करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये कुछ डे थे जो इम्पोर्टेंट है, तो आपसे पूछ भी सकते हैं। अगर छोटा सा क्वेश्चन आ गया तो आपके सही होने की संभावना रहेगी। इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित और उनकी संरक्षा के लिए, हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी भारत सरकार द्वारा कुछ नियम पारित किए गए हैं, जिसमें है एक तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण निरोध व नियंत्रण अधिनियम 1981, लेकिन इसमें 1987 में संशोधन किया गया और इसके साथ शोर को वायु प्रदूषण के रूप में सम्मिलित किया गया। इसके साथ ही वायु व शोर प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1987 बना दिया गया था। जल प्रदूषण निरोध व नियंत्रण अधिनियम 1974 में। तो ये कुछ ही नियम हैं जो पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखनी है। तो इसके साथ ही हमारा जो ओजोन
डिप्लेशन वाला जो पार्ट है, पर्यावरण संरक्षण वाला जो पूरा पार्ट है हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद इसमें हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो पुराने आए हुए PYQs हैं इनमें कैसे कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक को लेकर पूछे गए हैं। तो ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है, ये स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2012 में पूछा गया है। हमें पता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, डेप्सन यूनिट होती है जो ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है। इसके अलावा एक मोर सांप को खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है, तो मोर है। स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। तो आप जान सकते हो, मैंने आपको जब आपको इकोसिस्टम वाला पार्ट पढ़ाया था, इससे पहले वाला पार्ट, उसमें बताया था कि सबसे नीचे उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और ये शीर्ष उपभोक्ता होते हैं। तो जो उत्पादक है वो पेड़ पौधे हैं, इनको खाने वाले शाकाहारी जीव है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, इनको खाने वाले जो छोटे मांसाहारी जीव हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, इनको खाने वाले जो बड़े मांसाहारी जीव हैं वो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, या फिर जो टॉप शीर्ष भी इनको बोल सकते हैं, जिनको कोई नहीं खाता, जिनका केवल सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन होता है, उनको शीर्ष उपभोक्ता बोलते हैं। तो मोर क्या कर रहा है, जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है, उन प्लांट्स को कौन खा रहा है, कीट खा रहे हैं। इन कीटों को कौन खाता है, सांप खा रहा है। उन सांप को कौन खा रहा है, मोर खा रहा है। तो इस मोर को आगे कोई नहीं खाता है, मोर को कौन खा है ये, तो इसके लिए इसको क्या बोला जाएगा, शीर्ष उपभोक्ता। तो ये खाद्य स्तूप का शीर्ष इसको बोला जाता है। तो ध्यान रखना, इस तरह से मैंने बताया मोर, बाज, चील, जो टाइगर है, शेर है, ये सब क्या है, शीर्ष उपभोक्ता में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें एक बार स्कूल लेक्चर एग्जाम 2015 में ही पूछा गया है। DDT के व्यावसायिक उत्पादन में कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, वे हैं क्लोरोवेंजीन व क्लोरेल। जो मैंने आपको अभी बताया है कि आपको थोड़ा सा DDT के बारे में डिटेल में पढ़ लेना। तो कौन कौन है, क्लोरोवेंजीन व क्लोरेल, जो स्कूल लेक्चर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर और इसके नाम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया है, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है वो कितनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल लेक्चर एग्जाम 2020 में पूछा गया है। कितनी पहुंचती है, चाहे ऊर्जा का स्तर हो, जो कार्बनिक पदार्थों का स्तर कितना, केवल 10% है वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आया है स्कूल लेक्चर एग्जाम 2020 में ही, कि ओजोन के संदर्भ में गलत कथन है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट मैंने अभी पढ़ाया, आपको ध्यान से पढ़ना है। क्षोभ मंडल में खराब ओजोन होती है, ठीक है, ये सही है, क्योंकि हमने पढ़ा था 10% खराब ओजोन कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है, और 90% अच्छी ओजोन कहाँ होती है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। समताप मंडल में ओजोन हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी, ये गलत है, क्योंकि समताप मंडल में जो ओजोन हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। समताप मंडल में जो ओजोन है वो अच्छी होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करती है, और हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, CO2 होती है। वायुमंडल में ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा नष्ट होती है, ये सही है। ओजोन पृथ्वी की सतह को सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरणों से रक्षा करती है। तो फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ना फ्रेंड्स। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, समताप मंडल में ओजोन ग्रह। इसके अलावा मैं आपको एक बताता हूँ कि फ्रेंड्स, आप ये मत सोचना कि इन टॉपिक्स को आप छोटा छोटा सा पढ़ लोगे और आपका क्वेश्चन सही है। मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ पूरा NCERT से, जो पुराने रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनसे जोड़कर पूरा पढ़ाती हूँ। इसके लिए आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो शायद आपको थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन फ्रेंड्स इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लेना, ताकि आपके साइंस में 5 में से 5 क्वेश्चन सही होने की संभावना रहे। तो ये हमारा आज तक पूरे जो टॉपिक है हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हमारे जो करंट वाला टॉपिक है, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का हालिया विकास, जो मैं आप आगे क्लास में पढ़ाऊंगी, है ना, जिसमें हम करंट से जोड़कर और 2-3 साल तक के जो 2025-24 में जो भी विकास हुए हैं, डेवलपमेंट, उनको पढ़ेंगे। लेकिन मैं पूरा PIV से अच्छे से बना के पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक टॉपिक है दैनिक जीवन में उपयोग। तो दैनिक जीवन में उपयोग तो हम अभी जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे आप रिलेटेड करके पढ़ सकते हैं, उनके केवल हम क्वेश्चंस करेंगे। तो उस क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके बाद मैं अगली क्लास लेके आऊँगी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो 2011 से लेकर 2025 तक आई हुई जो
FAQ हैं उनको, जिनका पूरा एनालिसिस करेंगे, व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे, ताकि आपका अगर आप इतना भी नहीं पढ़ पाओ तो अगर वो वाली क्लास भी आपने पढ़ ली तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी लोगों को शेयर करो ताकि उन्हें फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।